हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग जानेंगे यूनिट ऑफ लाइफ। आखिरकार हमारा जो जीवन है ना, राइट, वो एक सेल से शुरू होता है। तो ये क्या है सेल, राइट, और क्या क्या यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैसे उस सेल को खोजा गया, राइट। सोचिए उस पुराने जमाने कैसे उसको कैसे उसको खोजा गया, कैसे यहाँ पे फिर उसको लिखा गया, मतलब क्या है सेल। फिर यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि सेल में क्या क्या है, राइट। और इसके साथ साथ वो कैसे रहते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, और कैसे वो दोस्तों आपस में डिवाइड करते हैं। तो यह है पूरी कहानी यहाँ पे आपकी दोस्तों सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि व्हाट इज सेल, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए जो सेल होता है ना, राइट, सेल इज द फंडामेंटल, यानी सबसे छोटा है पहली चीज। दूसरा स्ट्रक्चरल है, उसका अपना एक शेप है, उसका एक फंक्शनल है। स्ट्रक्चर मतलब शेप हो गया, फंक्शन मतलब ऑफ कोर्स सेल है तो अपना एक उसका एक अपना एक रोल हुआ, राइट। कुछ भी रोल हो सकता है, वो सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट, सिक्रीशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट। अब जिंदा है तो क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट है। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे आपके लिए। सेल इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए, इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक बिल्डिंग है, इसी से पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो आपके लिए हाथी हो, हर एक चीज किसकी बनी है, सेल की बनी हुई है। और एक चीज और याद रखिएगा, हर एक सेल भले ही साथ में रहती है लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट करती है। जैसे हर एक सोसाइटी है ना, राइट, सोसाइटी में अगर एक घर है तो दूसरा भी घर है। हर एक घर में अलग अलग खाना बन रहा है ना, बस ऐसे ही पूरी बॉडी में अगर दो सेल रहते हैं तो वो दोनों सेलों में अलग अलग इंडिविजुअली वो अपना फंक्शन करते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट इस दो एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी कैसी होती है, आपकी बेसिक यूनिट से शुरू होती है। जिसमें अगर बात करें आपसे तो लाइफ में, जैसे अब मान लीजिए कि आपके लिए एक सेल क्या है भाई, सेल में कई सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल हैं, राइट। छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे आपके लिए यहाँ पर वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल मिलके जो सेल बना रहे हैं, राइट, कई सारे लोग मिलके जो सेल बना रहे हैं, वो है एक समाज, एक सोसाइटी, राइट। वो क्या है आपके लिए, एक समाज है, एक सोसाइटी है। अब यहाँ पे आपके लिए जो समाज और सोसाइटी है प्यारे साथियों, यही समाज और सोसाइटी मिलके अब आपके लिए क्या बनाएगा, सेल के बाद क्या आता है बोलो, टिश्यू आता है। तो यही सोसाइटी आपके लिए एक शहर बना देगी। आसान है। और यहाँ पे दोस्तों अब ये जो टिश्यू था, राइट, ये अब टिश्यू आपके लिए क्या बना देगा, टिश्यू से बनेगा आपके लिए ऑर्गन। तो अगर कई सारे शहर मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेट, यानी कि राज्य। डन। और यही ऑर्गन अगर दोस्तों कई सारे हो, जैसे आपके लिए किडनी हो, किडनी के साथ में आपके अगर लंग्स हो, या फिर आपके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, राइट, तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम होगा, इसी तरह से अगर कई सारे स्टेट मिल जाए तो क्या बनेगा, एक कंट्री बन जाएगा। बोलो हाँ के ना, राइट। और अगर मैं बात करूं आपसे, ऑर्गन सिस्टम अगर कई सारे हो तो क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। और अगर कई सारी कंट्रीज हैं तो यानी कि पूरा एक वर्ल्ड बन जाएगा। तो ये है दोस्तों, सोसाइटी हो चाहे सेल हो, हर एक छोटी छोटी चीजें हमारे देश का निर्माण करती हैं, हमारे विश्व का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख रहे हो, एक दीवार है। ये दीवार दोस्तों मूवी दीवार की तरह ही एक हमने यहाँ पे डिजाइन की है आपके लिए खूबसूरत तरीके से। अब आप देखो तो ये जो सेल है, छोटे छोटे एक एक सिंगल सिंगल यूनिट में अपना काम करते हैं, साथ में रहते हैं, और साथ में ही इस पूरी दीवार को बनाते भी। सोचो अगर इसमें से अगर मैं एक ईंट निकाल दूं, क्या अब दीवार पूरी होगी, नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी से अगर मैं सेल निकाल दूं, क्या वो बॉडी पूरी होगी, नहीं होगी। तो यही जो दोस्तों सेल होते हैं, सेल का सबसे कॉमन रूप है दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है वायरस। वायरस भी इज अ टाइप ऑफ अ सेल, राइट। ऑफ कोर्स इट्स आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ सेल। अब जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कैसे आखिरकार सेल को खोजा गया। तो यहाँ पे एक भाई साहब थे दोस्तों, और ये जो भाई साहब मेरे ऊपर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब को यहाँ पे दोस्तों हर चीज ऑब्जर्व करने का बड़ा ही एक अच्छा रोचक उनको एक वो था, एक जुनून था। तो 1665 में उन्होंने क्या देखा कि एक तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बना लिया छोटा सा अपना खुद का,
किसी ने नहीं बताया, राइट। कहते नहीं कई बार हम लोग खुद से भी अपनी मेहनत करते हैं तो कुछ चीजें अपने आप से बना ले जाते हैं। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बना लिया और उससे क्या देखा, उन्होंने देखा जो आपके लिए बोतल का ढक्कन होता है, आजकल तो गोल ढक्कन चलते हैं ना, राइट, तब चलता था कॉर्क का मोटा सा ढक्कन, ऐसे करके फंसा देते थे उसमें, राइट। जैसे पहले ये कैप होता था ना, अब ये कैप में भी क्या करते थे वो, जैसे मान लो ये बोतल है, इसमें क्या करते थे फंसा देते थे कॉर्क को। तो उस कॉर्क को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद दोस्तों उन्होंने इसमें एक चीज पाई कि जैसे मधुमक्खी का शहद का छत्ता होता है ना, बिल्कुल ही ऐसे करके हेक्सागोनल हेक्सागोनल करके कई सारे यहाँ पे आपके एक साथ यूनिट अटैच होते हैं। तो ये हनी कोम्ब जो स्ट्रक्चर था दोस्तों, वो उन्होंने देखा। तो उन्होंने ये सोचा कि हो ना हो, जब उन्होंने उस बार की ट्री को देखा, हो ना हो ये सब अपने आप में क्या है, एक छोटे छोटे कमरे हैं, रूम है। और रूम को यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने एक टर्म दिया, उन्होंने कहा सेल्यूला। और यहीं से अब आप अपना खुद से दिमाग लगा लो, इसी को क्या कह दिया, सेल कह दिया। डन। अच्छा, अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व की थी वो कैसी सेल थी, ये याद रखिएगा, ये कॉर्क की एक डेड सेल थी, राइट। कैसी सेल थी, एक डेड सेल थी। आगे बढ़ते हैं इस कहानी के लिए दोस्तों। अब चूंकि रॉबर्ट हुक ने देख लिया था, तो फिर आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं देखूंगा एक जिंदा, आपके लिए क्या देखूंगा, एक लिविंग सेल देखूंगा। तो पकड़ लाए यहां से पानी भर लाए अपने बगल के तालाब से, और उसमें जो उन्होंने देखा वो था एक प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया। अब यहां पे बात खत्म नहीं हुई, फिर आता है आपके लिए दोस्तों 1831। मतलब पहले उन्होंने डेड सेल देखा, फिर जिंदा सेल देखा, अब क्या देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस किन साहब ने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। एडवांस हो रही है देखो टेक्नोलॉजी लगातार, राइट। फिर आते हैं 1839 में दोस्तों, अब सिर्फ न्यूक्लियस से बात नहीं चल रही है, सिर्फ सेल से बात नहीं चल रही है। 1839 में पुरकिंजे साहब आते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द देते हैं फॉर द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो ये है आपके लिए कई सारी डिस्कवरी जो अभी तक आपके सेल के लिए हुई थी, जिसमें आपके लिए रॉबर्ट हुक से लेके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे को शामिल किया जाता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे सेल थ्योरी के बारे में, देखो खोज तो सबने कर ली, लेकिन कोई भी अभी तक सेल को ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, आपने कोई नई स्पीसीज देख ली, लेकिन उस नई स्पीसीज के बारे में भाई अच्छे से बताना भी तो चाहिए। तो उसके लिए भी सोचो 3 लोग पड़े, 3 लोगों को दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया, जिसमें पहले थे आपके लिए मैथ्यूस स्लाइडेन 1838 में, थियोडोर श्वान, ये एक जोलॉजिस्ट थे जो कि जानवरों के बारे में स्टडी करते थे, स्लाइडेन ऑफ कोर्स एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और रुडोल्फ विर्शो दोस्तों ये भी अपने एक इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे थे। तो इन तीनों की दोस्तों जब स्टडीज को देखा गया तो उसमें 3 आपके लिए लाइंस आई, उन्हीं 3 लाइंस को हम लोगों ने सेल थ्योरी का नाम दिया। इन्होंने सबसे पहली चीज इन्होंने जो कही बहुत ही बेसिक सी है, इन्होंने कहा हर एक चीज सेल की बनी है। भाई बहुत बढ़िया, राइट। पहली चीज उन्होंने क्या कही, इन्होंने पहली चीज कही इन तीनों ने मिलके, हर चीज सेल की बनी है। दूसरी चीज कही कि चाहे कोई भी चीज हो, सबसे छोटी यूनिट सेल होगी। पहली चीज क्या थी, हर एक चीज सेल की बनी है, सबसे छोटी यूनिट सेल की होगी। और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने तीसरी चीज कही, कोई भी सेल बने, कोई भी सेल बने वो पहले की सेल से ही बनेगी, राइट। 3 चीजें इन्होंने क्या कही, 3 मेन पोस्टुलेट्स क्या थे सेल थ्योरी के। नंबर 1, हर एक चीज सेल की बनी है। दूसरी, ये सेल इज अ बेसिक यूनिट। और तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनती है। तो भैया ये तो कहानी थी यहाँ तक आपके लिए डिस्कवरीज के बारे में, साइंटिस्टों के बारे में पूरी कहानी अभी तक हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो है सेल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। सेल को कैसे क्लासिफाई करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे उनमें अलग अलग सेल को देखें। दूसरी चीज, कैसा उनका शेप होता है, राइट। तो यही पूरी कहानी है आपके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर मैं सबसे पहले किस आधार पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल के बारे में। अच्छा, एक तरफ अगर मैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर कह रहा हूँ, राइट। अगर मैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कह रहा हूं, जरा सोच के मुझे बताना, क्या और भी कोई तरीका है जिससे मैं सेल को डिवाइड कर सकता हूं, राइट। इसको मुझे सोच के बताना, और भी कोई तरीका है जब मैं सेल को इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की तरह। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं यूनिसेलुलर।
अकेला, बेचारा बहुत अकेला रहता है, कोई इसके साथ नहीं, अपना एक घर बना लिया, उसी में रहना है, खाना है, कमाना है, घूमना है। क्या क्या मैंने कहा? रहना है, खाना है, घूमना है और खाना बनाना है। मल्टी सेलुलर में दोस्तों ये अकेले नहीं, ये ग्रुप में चलते हैं। कैसे चलते हैं? ग्रुप में चलते हैं, राइट, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जो एक चीज देखो, भगवान की देखो चीजें क्या है, अगर कि अगर एक सिंगल यूनिट, यानी अगर आप अकेले चल रहे हो, देखो खूबसूरती आपकी, तो आप एक बहुत ही बेसिक टाइप के डेवलप्ड सेल को, बहुत बेसिक डेवलपमेंट हो रहा है आप में। जैसे अमीबा दिखता है क्या? नहीं। पैरामीशियम दिखेगा ही नहीं। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ईस्ट बीमारी करेंगे, राइट, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन रहेंगे सिंगल सेल अगर, तो हमेशा कैसे होंगे? हमेशा ही आपके लिए लीस्ट डेवलप्ड होंगे। इन्हीं को यूनिसेलुलर, और एक और टर्म देते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स, और एक और टर्म क्या देते हैं आपका? प्रोकैरियोट्स। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? अभी हम लोगों ने की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब जो ग्रुप में थे, ग्रुप में जैसे कि आपके लिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी है, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी एनिमल ले लो, एलिफेंट ले लो, टाइगर ले लो, स्नेक ले लो, या फिर आपके लिए वेल ले लो, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए आपके लिए, सब कैसे? मल्टी सेल, एक से ज्यादा सेल से बने हैं, और सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ये कहानी थी, यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके लिए सेल शेप के बारे में, सेल का शेप कैसा होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं सेल शेप, जितने भी शेप सोच पाओ, जितने भी शेप सोच पाओ, एक गोले की तरह गोला हो, राइट। जैसे फॉर सपोज अगर मैं कहूं आपसे ये शेप, ठीक, इसको मैं गोल भी कर सकता हूं, राइट। ये कैसा है अभी आपके लिए? ये काइंड ऑफ आपके लिए बाइकॉन्केव है, राइट। इसको मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? नॉट काइंड ऑफ बाइकॉन्केव, ये आपका कह सकते हैं काइंड ऑफ सर्कुलर, इसको मान लेते हैं। इसको मैं अगर लंबा कर दूं तो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अगर मैं यहाँ पे हल्का सा क्या कर दूं, हल्का सा केवल यहाँ पे एक आपकी पूंछ लगा दूं तो स्पिंडल शेप, राउंड एंड बाइकॉन्केव, लॉन्ग एंड ब्रांच और स्पिंडल शेप। फिर से बताता हूँ, राउंड एंड बाइकॉन्केव, स्पिंडल शेप और लॉन्ग एंड ब्रांच। और क्या इसके अलावा? स्फेरिकल, राइट, स्फेरिकल तो ऑफ कोर्स होगा आपके लिए। और यहाँ पे इररेगुलर, अमीबा क्या करता है? अपनी मनमानी, अकेला है ना, अपनी मनमानी करेगा और शेप चेंज कर देगा, तो क्या हो गया आपके लिए? इररेगुलर शेप। तो पहला क्या था ऑफ कोर्स आपके लिए? राउंड। राउंड में आपके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आरबीसी का। हमारे ब्लड में जो आपकी सेल्स है वो राउंड है और बाइकॉन्केव है, राइट। एक अगर देखना हो आपको तो एक सिक्के की जैसी है, सिक्का भी कहो, पेड़ा भी कहो, जो कहना हो वो कहो। अगला है आपके लिए दोस्तों स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल सेल्स कैसी होती हैं आपकी? स्पिंडल शेप की होती है, राइट। हल्की से उनमें पूंछ निकाल दो। लॉन्ग एंड ब्रांच कैसी है? लंबी सी खींच दो। कैसा खींच दो? लंबी सी खींच दो, पेड़ की जड़ों की तरह। कैसी हो गई? पेड़ की जड़ सबने देखी है ना भाई, ये इस तरह से तो होती है, राइट। ये ब्रांच्ड होती है, इनको क्या कहते हैं? ब्रांच्ड कहते हैं, राइट। अब इसी में आप थोड़ा सा अपना सरफेस और बना लो, राइट, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया अब आपका? ये हो गया यहाँ पर आपके लिए ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, जैसे नर्व सेल। स्फेरिकल में क्या क्या आएगा? तो स्फेरिकल में याद रखना हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, हम कहाँ से बने, वहां से स्फेरिकल शुरू होगा। ब्लड में बाइकॉन्केव हो जाएगा, ताकत के लिए स्पिंडल है, सोचने के लिए लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है। बोलो याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है दोस्तों साइज के बारे में। इतनी सारी चीजें देखी मैंने, राइट। मैंने देखा स्फेरिकल, मैंने देखा बाइकॉन्केव, यहाँ पे देखा आपका स्पिंडल शेप। अब अगर मैं बात करूं सेल साइज के बारे में, सेल साइज जान के हैरान रह जाओगे। स्मॉलेस्ट, सवाल पूछा था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। मतलब अलग अलग टाइप के माइकोप्लाज्मा है ना, तो 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट जो आपके लिए लिविंग सेल होता है वो है ऑस्ट्रिच का एग सेल। सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो सबसे छोटा होगा स्पर्म सेल। वही बात, जब भी अगर आपको चाहे एक कह सकते हैं शेप में अगर स्फेरिकल शेप कहा जाए, राइट, तो वो कहाँ से आएगा? वो भी आपका जहां से आपका अपना आपका जो है शुरुआत हुई, यानी स्पर्म और ओवम से, ओवम से आएगा ऑफ कोर्स।
और अगर पूछे स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी तो स्पर्म है, लार्जेस्ट अगर सेल पूछ ले ह्यूमन बॉडी में तो कहेगा ओवम या एग सेल है। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी होगी जो खिंच के बन रही थी, जड़ों की तरह फैल रही थी, नर्व सेल, राइट। तो ये है सेल साइज, माइक्रोमीटर्स में इसको हम लोग आपका मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर्स। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे। और अगर इसको ध्यान से देखो ना, नॉट जस्ट स्ट्रक्चर, इसके कंटेंट के आधार पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट। कैसे, अगर प्रोकैरियोट है, मैंने आपको बताया अकेला रहता है, यूनिसेलुलर होगा, राइट। तो उसमें कोई भी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं, कोई भी आए कोई भी जाए क्या फर्क पड़ रहा, अकेला है बेचारा, राइट। और वहीं इसके अलावा आप जैसे अभी हम और आप लोग, राइट, आप लोग जैसे अभी भाई बिल्कुल अकेले हैं तो कैसे, प्रोकैरियोट्स, राइट। और अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर आपके लिए ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना भैया, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ना ही होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल होगा, होगा, बेसिक टाइप का होगा। और इसको हम लोग यहाँ पे दोस्तों जिस रीजन में पाया जाता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। सोचो ना, ढंग से अपनी छत है ना, घर है, अकेले है, क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे, राइट। अब आते हैं एडवांस टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल्स भी हैं, और दोस्तों जो न्यूक्लियस है उसकी सर की छत भी है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। डन। तो ये बात हुई आपकी किसके बारे में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में। कोई अगर सवाल हो, डाउट हो, जरूर पूछेगा। यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें आपसे डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा एक बढ़िया सा डिफरेंस देख लिया जाए। साइज की बात चल रही थी, माइक्रोमीटर सबको याद होगा ना, राइट। अब अगर मैं बात करूं अमीबा के बारे में, मैं बात करूं आपसे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, साइज कितना होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसके ज्यादा आगे नहीं सोचना, ठीक है अभी। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो 5 to 100 माइक्रोमीटर। अच्छा, अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो कैसा है भैया, सर पे छती नहीं है तो कैसा है बेचारे का, तो टूटा फूटा सा है, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर, छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा है, उसका क्या कहेंगे, न्यूक्लियर। वेल डिफाइंड है, बढ़िया सी छत रखी है, तो दोस्तों उसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑर्गेनल्स की बात करें तो दोस्तों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं जी, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक ईआर, गोल्गी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सब मिलेगा जी यहाँ पे, क्योंकि ये कैसे हैं, ये लार्ज हैं, ये एडवांस हैं, ये एक साथ रहना जानते हैं। डन। अच्छा, क्रोमोसोम की अगर बात करें आपसे तो क्रोमोसोम कैसा होगा, सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, पुराना है ना, सर्कुलर होगा। अब देखो, जब मैं यूकैरियोट में आऊंगा तो हिस्टोन भी प्रोटीन भी मिलेगा, फंक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम है और हिस्टोन प्रोटीन भी है, लो एक के साथ एक ऑफर फ्री। डन। राइबोसोम की अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पर 70s हो जाएगा, और आपके लिए जो यूकैरियोट्स हैं वो 70s के साथ साथ एक फ्री, यानी कि 70s के साथ साथ 80s ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहाँ पर आपके लिए कई सारे मेनली जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहली बात जो घर की छत है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा उसको कौन कंट्रोल कर रहा है यानी कि न्यूक्लियस, और उसका हवा पानी यानी साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों ये जो आपके लिए हवा पानी है या फिर उसके लिए जो कंट्रोल सेंटर है सेल का, या फिर जो उसकी छत है, राइट, छत कह दो, बाउंड्री कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 1 छत है, कंट्रोल कौन कर रहा है, पानी, यहाँ पे आपके लिए क्या है, हवा पानी क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, बचाएगी आपको किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहरी चीजों से, बाहर लोगों से, बाहर के सेल से, राइट। अच्छा, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल सेंटर का मतलब वो हुआ कि ये आदेश देगा, शब्दों से आजाद आदेश देगा, शब्द भी तो कहीं से आ रहे हैं ना, तो कोई जीव होनी चाहिए, कुछ तो यहाँ पे उसका सिस्टम होना चाहिए, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, इसी से वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लगातार इंफॉर्मेशन दे रहा है। साइटोप्लाज्म दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में फ्लूइड होता है जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और ऑर्गेनल्स आपके लोकेटेड होते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर विस्तार से बात की जाए आपसे, तो दोस्तों यहाँ पर जो बाउंड्री है वो किस आधार पे बनी है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पे बनी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके लिए प्रोटीन और प्रोटीन के अलावा लिपिड, ये आपके लेयर्स में डूबे होते हैं। कैसे होते हैं? लेयर्स में डूबे होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोज़ेक। पानी में मोज़ेक टाइल्स तैर रही हैं, राइट? पानी में क्या कर रही हैं? टाइल्स तैर रही हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन समझना। फंक्शन सेल आपसे ज्यादा समझदार है। सिलेक्टिवली परमिएबल, आपकी तरह नहीं फुल्ली परमिएबल, राइट? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है ये। मतलब क्या है इसका? कि इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के आने जाने को बड़ा रेगुलेशन के साथ देखता है कि मुझसे कौन मिल रहा है, मेरे साथ कौन चल रहा है, मेरे साथ कौन आएगा आगे। सब कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से होना चाहिए भैया। तो इट अलाउज द नेसेसरी मॉलिक्यूल्स टू एंटर। वेस्ट प्रोडक्ट को हमेशा बाहर छोड़ देगा, और यहां पे दोस्तों जबकि वो आपका क्रॉस करेगा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स मैंने बताया एक्सचेंज करेगा, खाना एक्सचेंज करेगा, चीजें एक्सचेंज करेगा, जैसे आप लोग अपने दोस्त के साथ करते हैं, लेकिन विद अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव बहुत है, ये बहुत चूजी है। कंट्रोल एंड ऑफ द एंट्री, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल। सोचो, वाटर को भी अपना कंट्रोल कर लेता है, ऑक्सीजन को भी, CO2 को भी, और न्यूट्रिएंट्स को भी, राइट? फिजिकल बैरियर भी है ये। लेकिन फिजिकल बैरियर कैसा है? प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, बहुत फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और इसके अलावा देखो, ये जो फिजिकल बैरियर है क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सेल के शेप को भी बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? खाना खाना, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वेस्ट को निकालना। अमीबा में क्या है भाई? अमीबा में जो भी खाना बन रहा है वो तो ठीक है, तुम खा लोगे, लेकिन जो खाना बाहर निकालना है उसके लिए एक्सोसाइटोसिस कहां पे हो रहा है? तो भैया अमीबा में। डन। तो एंडोसाइटोसिस खाना खाना, एक्सोसाइटोसिस खाना बाहर देना। ये किसका हम लोग फंक्शन सबसे अच्छा देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस टाइप का? अमीबा में, राइट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे चीजें इधर से उधर जा रही हैं, किसके हेल्प से, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर यानी शेप कैसा है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों अगर बात करें तो अक्रॉस जाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि उसने मुंह ढक के सो गए, जैसे जाना वैसे जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे जाना है वैसे जाओ, उसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें थोड़ी सी अगर मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ऊपर से नीचे अगर लुढ़क रहे हो, कोई बताओ, कोई ताकत लग रही है? नहीं लग रही है। कभी कभी ऐसा हो कि ऊपर पुल पे जाना बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जब पुल के नीचे आते हो ना, ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी बंद कर लो या साइकिल आराम से हो, धड़कते हुए जाती है, मजा ही कुछ और है ना। वही मजा लूटता है आपके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो एटीपी रिक्वायर्ड फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट। एग्जाम्पल है इसके लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यानी हायर ग्रेडियंट, जैसे मैंने ऊंचाई बताई ना, तो ऊंचाई का मतलब है कि वहां पर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, नीचे पानी का कंसंट्रेशन कम है, राइट? तो अगर यहाँ पे आप कुछ और भी मान लो, ऊपर जो है चीनी ज्यादा है, नीचे चीनी कम है, अब मुझे अगर भेजने में क्या करूंगा? उसको ढरका दूंगा ना, उसको धकेल दूंगा, वो हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब उसमें कहा नहीं 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 नहीं, मैं एक बाइक भी भेज दूंगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी भी दे दूंगा। तो सेल्स क्या करती है? लगातार इसी तरह से भाई, कभी खुद से वो लुढ़क के चले जाएंगे, कभी खुद से धक्का भी देना पड़ेगा। जिंदगी भी तो यही है कि नहीं? कभी जिंदगी खुद से चल देती है, कभी हमें धक्का भी दे देती है। तो ये दोनों ही चीजें पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं प्यारे साथियों, जिसको हम लोग कहते हैं आपका इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, टेक इन न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं आपसे डिफ्यूजन के बारे में। तो प्यारे साथियों, डिफ्यूजन जो होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिफ्यूजन कहां से कहां हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन, ऊंचाई पे है वो, राइट? और वो कहां देगा हमें? वो हमें नीचाई पे, नीची यानी कि लो कंसन हाई कंसंट्रेशन से, किसी चीज की बहुत हाई कंसंट्रेशन है, वो हमें कहां तक पहुंचाना है? लो कंसंट्रेशन से। दिस इज डिफ्यूजन। फॉर सपोज, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बोतल में परफ्यूम है, राइट? एक बोतल में क्या है? परफ्यूम है ना, ठीक? ये कैसा है? हाई कंसंट्रेशन। ये पूरा कमरा खाली पड़ा है, ये क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो जब मैंने हाई कंसंट्रेशन से एक फुस्की मारी,
ये कहाँ पहुंचेगा, लो कंसंट्रेशन के पास पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, हाई टू लो। डन। अच्छा, इसके अलावा ये कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। यहां पर पार्टिकल्स ऑफ कोर्स इवन पहुंचेंगे, मतलब अगर किसी के पास 2 पार्टिकल परफ्यूम के हैं तो अगले वाले के पास भी 2 ही पार्टिकल होंगे परफ्यूम के। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अचानक से होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, बिना एनर्जी के गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स भाई अगर देखो तो हवा में क्या है, गैसियस एक्सचेंज है, राइट। अच्छा, तो ये बात हो गई किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, भूलना नहीं। हाई टू लो डिफ्यूजन हो रहा है भैया, ऊपर से सीधा कहां गिर गए, नीचे की तरफ। नेक्स्ट है आपके लिए ऑस्मोसिस। अब यहां पे आ गई आपके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका अगर आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल समझना है तो याद रखिएगा, ऑस्मोसिस वो चीज है जिसमें अगर मैं एक सर्मी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूं, राइट, तो पानी, क्या मैंने कहा, पानी यहां पर अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर बात करें तो यही ऑस्मोसिस किसमें मदद करता है, पेड़ों को पानी पहुंचाने में उनकी सॉइल से। डन। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब दोस्तों अगर बात करें तो 2 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। एक होता है जब पानी अंदर आ रहा है सेल के, एंड ऑस्मोसिस, जब मैंने पानी पिया। जब मैंने पानी बाहर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस। डन, ठीक है। अच्छा, इमेजिन आप अपने हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, जब मैंने पानी लिया तो कब लिया होगा, मेरे अंदर पानी की कमी हो गई, यानी कि हाइपोटोनिक। अब जब मैं पानी बहुत पी लूंगा, पेट बोलो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ना, यही क्या हो गया, एंड ऑस्मोसिस। तो जब मैंने पानी पी लिया, जब मैंने पानी पिया तो पेट क्या हो गया, फूल गया, राइट, यही क्या है, स्वेल हो गया। डन। एक्स ऑस्मोसिस, पानी बाहर चला गया, तो किसमें जाएगा बाहर, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में। डन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में। अब अगर मेरा पानी बाहर चला गया, तो पानी अगर बाहर गया भैया, तो मेरा वजन क्या हो गया, कम हो गया, मैं पतला हो गया। अगर मैं पतला हो गया तो यानी कि उसे क्या कहेंगे, श्रिंक। डन। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं दोस्तों कई सारे सॉल्यूशंस हैं, अगर मैं उसमें देखूं कि सेल कैसे कैसे बिहेव करता है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक याद है ना, राइट। तो अगर हाइपोटोनिक होगा तो भैया कुछ तो चाहिए, पानी तो पीना है। हाइपोटोनिक का मतलब पानी तो पीना है, फूलना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ड्राई एप्रिकॉट्स को पानी में डाल दूंगा, फूल जाएंगे। चने को डाल दूंगा, फूल जाएंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक जैसे हमारे ब्लड में सेल्स जैसे के तैसे ही रहोगे, कोई यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि अब यहाँ पे आप पानी बाहर की तरफ दोगे, एक्स ऑस्मोसिस करोगे। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया, एक्स ऑस्मोसिस, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करोगे, पानी बाहर जाएगा तो दुबले पतले हो जाओगे, राइट। जैसे मैंने आरबीसी को किसमें रख दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्ट में, या फिर मैंने कोई अंगूर ले लिया, अंगूर में पानी बहुत है ना, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया सॉल्ट के, अंगूर कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ना, राइट। तो प्लांट सेल में अगर ये सिकुड़ रहा है तो इस सिकुड़ने को ही टर्म देते हैं प्लाज्मोलिसिस। जब सोचो पानी का मौसम नहीं है, राइट, सूखा हो गया, पानी कम है, तो सेल से पानी कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, पानी ले कहाँ से, पानी किस तरफ जा रहा, बाहर की तरफ केवल जा रहा, तो अंदर से वो कैसा हो गया, सूख गया ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, प्लाज्मोलिसिस। साइटोप्लाज्म कैसी हो जाएगी, बिछुड़ जाएगी, किससे, सेल वॉल से, ये कैसा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो प्यारे साथी, जब मैं बात करता हूं सेल वॉल के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी हम लोग सेल वॉल को देखते हैं तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट में नहीं है, इसके अलावा एक फंजाई में भी होती है, चिटिन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, चिटिन, चीटिंग नहीं, चिटिन, राइट, बैक्टीरिया, राइट, इसमें भी एक सेल वॉल है। और यहाँ पे दोस्तों इसके लिए अगर बात करें आपसे, तो एक रिजिड और एक नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है, जो कि किसकी बनी है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की। लेकिन एक चीज याद रखनी है प्यारे साथियों, जो चीज जितना मूव करती है उसे उतनी ही कम सुरक्षा चाहिए भाई, ऑफ कोर्स भाग सकती है वो किसी सिचुएशन से,
तो एनिमल सेल कोई भी, मैं कहूँ चींटी है, चींटी में सेल वॉल होगी? नहीं होगी। प्लांट में अगर मैं बात करूं मैंगो में होगी? होगी, वो एक जगह खड़ा हुआ है, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो अमीबा में होगी क्या? पानी में है, होगी? नहीं होगी, राइट। तो ये बात है आपके लिए। तो यहाँ पे सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ वहीं रहेगी जहां पे चीजें स्टेबल हैं। फंक्शन क्या क्या है? ऑफ कोर्स मजबूत है तो भैया मजबूती तो देगी, सुरक्षा भी कर देगी आपको अलग अलग मौसमों से, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे आपको अचानक से फटने से बचा लेगी। फटने का मतलब ये होता है बर्स्टिंग से आपको यहाँ पे आपका प्रिवेंट कर देगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था लेकिन सेल वॉल थी, बचा लिया, राइट। जैसे होली होती है ना, होली में अचानक से किसी ने गुब्बारा मारा, राइट, तो आपकी बॉडी पे भले ही गुब्बारा मारा लेकिन आप तो नहीं, आपको तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ना, खून तो नहीं निकलने लगा तुरंत, राइट। किसकी वजह से? ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोटेक्शन आपकी स्किन है। लेकिन प्लांट में उसी तरह से क्या है? सेल वॉल। डन। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, क्रिटिकल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है इनेबलिंग प्लांट टू स्टैंड अपराइट है। डिफ्यूजन और अगर ऑस्मोसिस में अगर मैं प्यारे साथियों देखूं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके लिए जो डिफ्यूजन होगा, राइट, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये डिफ्यूजन है, राइट। और ये क्या है आपके लिए प्यारे साथियों? ये ऑस्मोसिस है, ठीक। तो डिफ्यूजन के अंतर्गत किस चीज का मूवमेंट होता है? सॉल्यूट का, ऊपर से नीचे की तरफ किसका हो रहा है? सॉल्यूट होते हैं वो दानेदार, क्या है? सॉल्यूट है। जब सिर्फ पानी का हो रहा है तो वो क्या है? सॉल्वेंट है। मीडियम कोई भी चलेगा लेकिन यहाँ पर कैसा होना चाहिए ऑस्मोसिस में? लिक्विड, भाई पानी है ना तो आपको लिक्विड मीडियम। मेम्ब्रेन की नहीं जरूरत है लेकिन यहाँ पे कैसी चाहिए हमें? यहाँ पे चाहिए एक बढ़िया सी सुंदर सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन, हाई टू लो, और चाहे आपके लिए वाटर हो और चाहे कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल। की टेक अवेज की बात करें दोस्तों आपसे तो सेल मेम्ब्रेन कैसे है? गेट कीपर भी है, कंट्रोल भी करते हैं आपका। पैसिव ट्रांसपोर्ट है आपका, जैसा हमने देखा, बैठे रहो चाहे थोड़ी ताकत लगा लो, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, ताकत लगाने वाला। सेल वॉल क्या करता है? एसेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है और आपको बर्स्टिंग से भी बचा रहा है। तो प्यारे साथियों ये थी अभी तक की पूरी कहानी। अब हम लोग बढ़ेंगे आपके साथ में सेल ऑर्गेनल्स। अब उनके बारे में, उन एक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सेल के अंदर है, और ये देखेंगे कि कैसे आखिरकार वो आपके साथ में डिवाइड कर रहा है। तो भैया बात चल रही थी सेल ऑर्गेनल और डिवीजन के बारे में। यहाँ पे अगर प्यारे साथियों अगर हम लोग बात करें आपसे तो आपके लिए जो सेल ऑर्गेनल में जो आपके अलग अलग लोग रह रहे हैं ना, राइट, इनमें ज्यादातर के पास अपने कपड़े हैं यानी मेम्ब्रेन बाउंड है। डन। इसके अलावा उनका अपना एक शेप है, अलग अलग शेप है, राइट। इसके साथ साथ जैसे आपने देखा कभी चींटियों का किला देखा है आपने कभी, राइट, चींटी या किसी आपने दीमक वगैरह का, तो वो जो दीमक का जो किला होता है ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ उठाए फिर नीचे की तरफ, ये कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है। कभी जाके देखना, मौका मिला तो आपको जरूर दिखाएंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके लिए यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो टाइप के हैं, रफ और स्मूथ। रफ का मतलब ये है कि वो जिम्मेदार है इसलिए रफ हो गए, मजबूत हो गए। स्मूथ इसलिए है, प्यारे प्यारे से इसलिए है क्योंकि उनमें राइबोसोम नहीं है, जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम है, अलग है, उतनी नहीं है। प्रोटीन बनाना बड़ी जिम्मेदारी थी, ट्रांसपोर्ट करना बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनके लिए किसके पास है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। राइबोसोम नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने लिपिड बना लिया, फैट बना लिया और हार्मोन के साथ साथ डिटॉक्सिफाई कर दिया किसको? ड्रग्स को लिवर सेल। डन। अच्छा, गोल्गी अपरेटस की अगर दोस्तों बात करें आपसे, खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने, राइट। यहाँ पे अगर गोल्गी अपरेटस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए क्या करता है? ये आपका प्रोटीन और लिपिड को कहां से लेके जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके जाता है। और क्या करता है? मॉडिफाई और शॉर्ट करता है किसको? सेलुलर प्रोडक्ट्स में। साथ ही साथ दोस्तों पैकेज और ट्रांसपोर्ट करता है टू द फाइनल डेस्टिनेशन, राइट। और ऑल्सो एड्स इन लाइसोसोमल फॉर्मेशन। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे तो लाइसोसोम्स के बारे में, राइट। लाइसोसोम्स छोटे छोटे से कण हैं लेकिन हैं बड़े खतरनाक। छोटे पैकेट है ये, छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
तो दोस्तों ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसी को कहते हैं सेल्स वेस्ट डिस्पोजल, सुसाइडल बैग भी इनको कहा जाता है। क्यों? अंदर ही अंदर भरे बैठे हैं, छू दिया तो बस तुम चले गए, डन। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें होता क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्चुअली में एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। यहाँ पे छोटे छोटे खाने को तोड़ लिया, यहाँ पे इसके अलावा कोई भी खाना मिला, वायरस मिला, बैक्टीरिया, तोड़ दिया। तोड़ने वाली चीजों को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग। ये किसका नाम है? लाइसोसोम का। दे कैन बर्स्ट एंड डाइजेस्ट द एंटायर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ताकत देगा बहुत ज्यादा, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों चूंकि ताकत देता है, डबल मेम्ब्रेन की मजबूती के साथ आती है ये आपके लिए, और इसके अंदर की फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। दबता जा रहा है, अंदर से दब रहा है, बाहर से बड़ा मजबूत है, क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे इसके प्राइमरी फंक्शन के बारे में, तो ये दोस्तों एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोट्राइन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एटीपी कुछ नहीं है, कॉइन है, सिक्का है, करेंसी है ये बस, राइट। तो थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे जैसे सांसें बढ़ेंगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, डन। इसको ऐसे समझिए, खैर। एटीपी इज द सेल्स एनर्जी करेंसी। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी बहुत मजबूती भी है, क्रिस्टे भी है, अपना डीएनए भी है, और राइबोसोम भी है। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। प्लास्टिड की अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये है कुछ नहीं, ये कलर के आपके पैकेट है, कलर पैकेट, राइट। हरा पैकेट तो क्लोरोप्लास्ट, कई सारे रंग तो क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ सफेद रंग तो ल्यूकोप्लास्ट। हरा है तो फोटोसिंथेसिस कर देगा, क्रोमोप्लास्ट है तो कलर्ड पिगमेंट दे देगा, जैसे कि आपका कई सारे इतने सुंदर सुंदर से आपके फल होते हैं, फूल होते हैं, कितने प्यारे प्यारे से, राइट। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो क्या स्टोर करेगा? स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को। अगर सफेद है ना, तो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को अगर करेगा तो क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, डन। कलरलेस है, राइट। व्हाइट कलर मतलब कलरलेस, ऑफ कोर्स। वैक्यूल की अगर दोस्तों बात करें, तो अब ये दोस्तों वो चीज है जिसमें जो मिल रहा है, थैला है बेचारा पूरे सेल का, क्या है? थैला है, जो मिला उसमें स्टोर कर दिया। बहुत बड़ा सेल है तो प्लांट का होगा, छोटे छोटे से अगर हैं टेम्पररी वैक्यूल्स हैं तो किसमें होंगे? एनिमल सेल में, जैसे अमीबा में, राइट। यहाँ पे आपके लिए फूड भी है और एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर भी है। तो दोस्तों अगर ये स्टोर करता है सेल सेप और प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी के साथ साथ रिजिडिटी को भी, तो ये है आपके लिए दोस्तों वैक्यूल। सेल डिवीजन की अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, भाई ऑफ कोर्स पहले वाली सेल से बन रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स सेल डिवाइड कर रहे हो। दो टाइप के इन्होंने कहे, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। एक बार घुमाएंगे तो माइटोसिस, एक चक्कर घुमाया वॉशिंग मशीन में तो माइटोसिस, दो चक्कर घुमा दिए तो मियोसिस। दो सेल बन गए अगर तो क्या हो गया? माइटोसिस। चार डॉटर सेल बन गई तो मियोसिस। अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्रोमोसोम उतना ही रह गया, तो क्या हो जाएगा आपके लिए? माइटोसिस। हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा? मियोसिस। कहाँ पे होगा? रोजमर्रा की चीजें हैं, कौन फालतू का माथा पच्ची करे तो माइटोसिस करा दो। लेकिन 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 अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मीटिंग हो रही है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे मियोसिस। ग्रोथ दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो इंक्रीजिंग द सेल नंबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिपेयर ऑफ कोर्स करता है ये, भाई पुरानी चीज टूट गई फिर से बना रहा है, रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन। और रिप्रोडक्शन, फॉर्मिंग द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड गैमीट्स। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आपके लिए पूरी कहानी सेल के बारे में। तो आज हम लोगों ने जाना पूरी सेल की कहानी को, कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।